गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 6 मार्च 2022 है। काफ़ी दिन के बाद मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, मसलन उत्तर प्रदेश पीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस या अन्य पीसीएस के लिए किस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। किसी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं, सिर्फ वनडे एग्जाम की, तब दैनिक जागरण को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि कमीशन की तैयारी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना चाहिए, उससे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी मटेरियल होता है, तो क्या छोड़ना चाहिए ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को क्या पढ़ें, प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ें, मेंस के लिए कितना पढ़ें, इंटरव्यू के लिए कितना पढ़ें। मेरे अनुसार अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको कोरिलेशन आना चाहिए। एक टॉपिक को दूसरे से कैसे कोरिलेट किया जाए और उस टॉपिक के बैकग्राउंड को कैसे क्लियर किया जाए, ये चीज़ें काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो में आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, अब देखिए ये न्यूज़ लगातार पेपर में आता है और डेली पेपर में आता है। इसी तरह से मुझे याद है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था, प्रत्येक दिन किसान का आंदोलन को लेकर के चर्चा होती थी, पेपर में फ्रंट पेज पे डेली न्यूज़ आता था। इसी तरह से एनआरसी का जब मुद्दा चल रहा था तो प्रत्येक दिन पेपर में आती थी। तो डेली इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था रूस और यूक्रेन वार को लेकर के, उसको जाकर के देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इस संघर्ष का बैकग्राउंड क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसका बैकग्राउंड है नाटो। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। कहीं ना कहीं यही कारण है कि दोनों के बीच में जो है युद्ध चल रहा है। अब देखिए नाटो के बारे में अगर आपको समझना है तो नाटो की स्थापना बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। सोवियत संघ रूस को रोकने के लिए हुआ था। सोवियत संघ रूस के अगेंस्ट में हुआ था। तो एक तो नाटो, आपको बैकग्राउंड में आपको नाटो के बारे में पता होना चाहिए कि नाटो क्या है। दूसरा बैकग्राउंड में ये पता होना चाहिए कि विश्व जिस तरह से दो गुट में बट गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक गुट का प्रतिनिधि अमेरिका कर रहा था और उसे नाटो कहा गया था, और दूसरे गुट का प्रतिनिधि कर रहा था रूस, जिसे वार्सा पैक्ट कहा गया था। वार्सा की संधि के माध्यम से रूस ने एक अलग गुट बनाया था। तो ये गुट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई कि विश्व दो गुटों में बट गया। भारत के बारे में अगर आपको पढ़ेंगे तो भारत गुट निरपेक्ष का पार्ट रहा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि भारत नाटो का पार्ट था, ना ही भारत वार्सा का पार्ट था, ना ही भारत अमेरिका के पक्ष में था, ना भारत रूस के पक्ष में था। तो ऐसे कंडीशन में नॉन अलायन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि भारत का स्टैंड जो उस समय में था गुट निरपेक्ष रहने का, आज भी भारत का स्टांस कहीं ना कहीं वही है। तो इसको बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि रूस में जो हमला हो रहा है, वर्तमान में रूस के द्वारा जो हमला हो रहा है यूक्रेन में, उसमें कई सारे भारतीय नागरिक जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे कहा गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के द्वारा हम अपने नागरिकों को वहाँ से बाहर निकाल लें। अब इम्पॉर्टेंट ये भी आता है कि क्या संविधान में कोई इस तरह का प्रोविज़न है कि विदेश में फंसे हुए नागरिकों को हमें बाहर निकालना है? तो बिल्कुल, संविधान की अगर आप बात कीजिएगा, पॉलिटी सेक्शन की बात कीजिएगा, तो पॉलिटी में ये प्रोविज़न है, और ये प्रोविज़न है भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में। एक तो भारत के संविधान का आर्टिकल 19 है,
भारत के संविधान के आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जो देश में नागरिक हैं, कहीं भी आपको देश में घूमने की आज़ादी है। तो कहीं भी देश में घूमने की आज़ादी है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन विदेश घूमने की आज़ादी आर्टिकल 21 के तहत है, जीवन के अधिकार के तहत है। इसलिए अगर विदेश में कभी भी कोई भारतीय नागरिक फंसता है तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, और इसलिए सरकार प्रयास करती है कि विदेश से अपने नागरिकों को वापस निकाला जाए, क्योंकि विदेश में घूमने की आज़ादी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आपको मिला हुआ है। तो ये सब बैकग्राउंड है, ये सब बेसिक पॉइंट है रूस यूक्रेन वार को लेकर के जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके कई सारे अन्य पर्सपेक्टिव भी है। मान लीजिए ये जो वार हो रही है, उस वार का क्या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा, उस वार का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा, उस वार का क्या सोशल सोसाइटी पे इंपॉर्टेंस होगा, उस वार का क्या इन्वायरमेंट पे इंपॉर्टेंस होगा, उस वार का क्या इकोनॉमी पे इंपॉर्टेंस होगा, उस वार किस तरह से आपके रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, भारत जो है लगभग 40% जो है फर्टिलाइजर इन देशों से आयात करता है। रूस और बेलारूस से 40% फर्टिलाइजर आयात करता है। अब देखिए फर्टिलाइजर का आयात अब क्या होगा, या फर्टिलाइजर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर जैसे ही महंगा होगा वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपके यहाँ जो खाद्यान्न का उत्पादन होगा वो महंगा हो जाएगा। तो ये जो रूस यूक्रेन का वार है, कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पे भी इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। उसी तरह से आप देखिए क्रूड ऑयल किस तरह से महंगा हो रहा है। तो बेसिकली इसी तरह से कोरिलेट आपको करना कि रूस यूक्रेन वार का हमारे सोशल लाइफ में, हमारे इकोनॉमिक लाइफ में, हमारे पॉलिटिकल लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट उसको क्रिएट करता है। सुमी से नहीं निकाले जा सके भारतीय छात्र। देखिए इसी को मैंने यहाँ पे कहा था कि ये जो है रूस यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उसको वहाँ से निकालने का प्रोविज़न जो है भारत सरकार क्यों करती है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा क्यों लाई, क्योंकि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि वो विदेश घूम सके। देश भ्रमण करने का अधिकार, देश घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है, लेकिन विदेश घूमने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत दिया गया। इसलिए सरकार प्रयास करती है कि विदेश से अपने नागरिकों को वापस बुलाए, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। भारत में इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं ग्रेजुएट, विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट। देखिए कल ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि जो भी विदेश से छात्र लौट रहे हैं, और खास करके यूक्रेन से छात्र लौट रहे हैं, तो यूक्रेन में जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल करने के लिए काफ़ी बच्चे इंडिया से यूक्रेन जाते हैं, तो वो जो इंडिया लौटेंगे उनको आप उसी तरह से आप प्रमोट करके मेडिकल पढ़ाई इंडिया में करवाइए। मसलन अगर कोई लड़का वहाँ से सेकेंड ईयर का लड़का है तो इंडिया में आकर के उसको सेकेंड ईयर में ही उसको वहीं से इनरोल कीजिए। कोई फाइनल ईयर का लड़का है तो फाइनल ईयर में ही इनरोल कीजिए। तो ये तो बेसिक हो गया। अब अगर आप देखेंगे ये जो बातें कही है कि भारत में इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट, यहाँ पे एक संस्थान दिखेगा आपको, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अब वर्तमान में मेडिकल के सेक्टर में टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल के सेक्टर में ऑथोरिटी टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए भारत में पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में मेडिकल सेक्टर में सर्वोच्च संस्था थी, निर्णय लेने वाली संस्था थी। जिस तरह से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का नियमन करता, उसी तरह से MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल सेक्टर का विनियमन करता है, रेगुलेशन करता है। लेकिन ये जो संस्था थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1956 में इसकी स्थापना हुआ था, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना हुआ था। इसको डिसमेंटल कर दिया गया, इसको बंद करके एक नई संस्थान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना किया गया है 2020 में।
तो ये याद रखिएगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को अब डिसमेंटल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे एक नई संस्था स्थापना किया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसकी स्थापना 2020 में किया गया है। और मेडिकल सेक्टर में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ये संस्था है। अब इसमें एक सदस्य होते हैं, इसके एक अध्यक्ष होता है, 10 पदेन सदस्य होते हैं और 22 अंशकालीन सदस्य होते हैं। टोटल 33 सदस्यीय संस्था, ये 33 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालीन सदस्य इसके सदस्य होते हैं। एक काम और ये की है, इन्होंने क्या किया है कि एक निर्णय लिया जिसके तहत निजी मेडिकल कॉलेज में 50% जो सीट होगी, उस 50% सीट पे सरकारी फी लगेगी। निजी मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए 100 सीट है, तो उसमें जो 50% सीट होगी यानी 50 सीट होगी, उस पर वही खर्चा लगेगा जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का खर्च है, और रिमेनिंग जो 50% सीट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज अपना फी निर्धारित करेगी। तो इस तरह से कई सारा काम कर रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो जब भी पेपर आप पढ़ रहे हैं और इस तरह की कोई संस्था आप देख रहे हैं कि चर्चा में, तो उसके बैकग्राउंड को जाकर के जरूर पढ़ लीजिए। बाकी देखिए, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड पे जो होता है राष्ट्रीय राजधानी का न्यूज़ होता है, यानी दिल्ली का जो लोकल न्यूज़ होता है वो होता है। इसलिए सेकेंड पेज को अगर आप दिल्ली के प्रॉपर निवासी हैं तब सेकेंड पेज को आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सेकेंड पेज को आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का न्यूज़ होता है और दिल्ली का लोकल न्यूज़ होता है। कभी कभी कुछ न्यूज़ इस पर इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा, लेकिन अक्सर इस पर जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट हो। अहम पहल, प्रत्येक जिलों में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान। देखिए, ये जो कमीशन है उसमें क्या होता है कि आज के समय में कोरिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लगातार मैं बोल रहा हूँ, कोई टॉपिक अगर आप देखिएगा, पेपर उल्टा के देखिए, आप पेपर उल्टा के अगर आप देखिएगा मेंस वगैरह का खास करके, तो उसमें क्या होता है कि जो GS1 का टॉपिक है उसको GS2 में पूछ देता है। कभी बार GS2 का टॉपिक होगा GS3 में पूछ देगा, और GS3 का टॉपिक होगा GS1 में पूछ देगा। एक टॉपिक मुझे याद आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी। मेंस का पेपर मैंने एनालिसिस किया था, देखिएगा आप लोग। क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और इकोनॉमिक्स अगर आप ये संबंधित है तो ये GS पेपर 3 का पार्ट। लेकिन जाकर के क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी 2021 के मेंस का GS पेपर 1 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, और क्रिप्टो करेंसी का सोसाइटी पे इम्पैक्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। यानी GS पेपर 3 का जो टॉपिक है उसको GS पेपर 1 के सोसाइटी से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, और ये काम स्टेट PCS भी करना शुरू कर दिए। तो इसलिए कोरिलेशन अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, यह सीखना चाहिए। अहम पहल, प्रत्येक जिलों में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उच्च शिक्षण संस्थान को एक कॉन्क्रीट नोट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, हायर एजुकेशन को लेकर के आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगातार चर्चा में है, कल भी हमने चर्चा किया था, GER, सकल नामांकन अनुपात। उच्च शिक्षा पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण आशी रिपोर्ट 2019-20 में कहा गया है कि सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27.1% है 2019-20 में, जो अन्य विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। चलिए विकसित देश से कंपेयर भी कर लीजिए। चीन में GER है 51%, दक्षिण कोरिया में 94%, अमेरिका में 88%, ब्रिटेन में 60%, जर्मनी में 70% और कनाडा में 69%। अब देखिए GER होता क्या, 18 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष के वैसे बच्चे जो हायर एजुकेशन में इनरोल करते हैं उसे GER कहा गया। मान लीजिए 18 से 23 वर्ष के 100 बच्चे हैं, उसमें जितना बच्चा ने हायर एजुकेशन में इनरोल किया उसी को GER कहा गया। यानी अगर 18 से 23 वर्ष के 100 बच्चे इंडिया में हैं तो उसमें महज 27 बच्चे ही हायर एजुकेशन के लिए इनरोल करते हैं।
तो अब टारगेट सरकार का यह है कि 2035 में हमें GER को, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को, सकल नामांकन अनुपात को 50% करना। यानी 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे होंगे उस समय में 100 बच्चे में 50 बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए इनरोल करे, सरकार का ये प्रयास है। और इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। उसमें एक तो प्रयास ये है कि सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है। बजट में हमने चर्चा भी किया है, सेपरेट वीडियो भी बजट में मैंने बनाया था, तो बजट का वीडियो नहीं देखे तो वो देखिएगा। तो एक तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है। अब इस न्यूज़ को कोरिलेट कीजिए, प्रत्येक जिलों में होगा कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान, तो ये भी तो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है ना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हमें 50% करना। हमारे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी 27% है, उसको 23% हमको और एक्सटेंड करना है आने वाले 13 साल में, 2022 से लेकर के 2035 तक। तो उसका ही तो ये पार्ट है ना। प्रत्येक जिलों में एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा तो वहाँ बच्चे अधिक से अधिक इनरोल करेंगे, हायर एजुकेशन में लोग बढ़ेगा। अब देखिए, हायर एजुकेशन को लेकर के जो देश में कुछ काम हुआ है, कुछ सकारात्मक पक्ष क्या है, तो यह है कि उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानता कम हुआ। यानी महिलाओं की भागीदारी पिछले कई वर्ष का एनालिसिस आप कीजिएगा, और एक एडिटोरियल भी डिस्कस मैंने किया था इसी टॉपिक पे कि लैंगिक असमानता कम हुआ, यानी महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी पहले से बढ़ रही है। विदेशी स्टूडेंट का नामांकन बढ़ा है। इंडिया में विदेश से स्टूडेंट काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, खास करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए आते हैं। JNU में आपको बहुत सारे विदेश के लोग मिल जाएंगे, BHU में मिल जाएंगे, तो ये लोग इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और GER भी बढ़ा है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये बात कम सही है कि 27% ही इंडिया का है, लेकिन इससे पहले 20% हो रहा था, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है। अब देखिए चुनौती क्या है हायर एजुकेशन को लेकर के, कुछ चुनौती जो नकारात्मक पक्ष भारत में दिखता है। शोध पे हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, GDP का महज 0.9% हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको हम बढ़ाएं। लगातार ये मांग होती है कि जो भारत की तरफ से इतना कम पेटेंट क्यों होता है, तो भारत की तरफ से इतना कम पेटेंट होता है क्योंकि शोध पे बहुत कम सरकार खर्च करती है। यहीं आप चले जाइए चीन वगैरह में लगभग 2.5% के आसपास वो लोग GDP का खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। देखिए इस टॉपिक पे भी कई बार एडिटोरियल आया हुआ। 68% यूनिवर्सिटी और 90% कॉलेज की गुणवत्ता मध्यम दर्जे की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल चुका है देश में जिसके पास अच्छे टीचर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में 68% इंडिया की यूनिवर्सिटी और 90% कॉलेज की गुणवत्ता ढंग की नहीं है। UGC मानक के अनुसार स्नातकोत्तर में 12 स्टूडेंट और स्नातक पे 15 स्टूडेंट पे एक टीचर होनी चाहिए, जो 23 पे एक है। जो हमारा UGC का मानक है उसमें जो PG लेवल है उसमें 12 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल पे 15 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। भारत में 23 स्टूडेंट पे एक टीचर है। ये अपने आप में डाटा शो कर रहा है कि हमारे यहाँ टीचर की डिफिशियंसी है, टीचर की कमी है। IT और IIM जैसे संस्थान में 35% फैकल्टी का पद खाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IT जो हमारे देश की टॉप मोस्ट संस्थान है, IIM जो हमारे देश की टॉप मोस्ट संस्थान है, उसमें 35% फैकल्टी है ही नहीं, खाली है पोस्ट। टॉप संस्थान मिलाकर के 3 लाख सीट है और लगभग 4 करोड़ बच्चे इनरोल करते हैं। IT हो गया, IIM हो गया, BHU, JNU, ये सब जो टॉप संस्थान है उसको मिलाकर के टोटल 3 लाख ही सीट है, और बच्चे कितने हैं? 4 करोड़ बच्चे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उच्च शिक्षा में सुधार कैसे होगा? इसलिए सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट लेकर आई है, ताकि जो टॉप संस्थान है वहाँ से भी बच्चे इनरोल कर सकें। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और राज्य अपना योगदान कम दे रही है। अब देखिए राज्य की यूनिवर्सिटी को देखिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिखने में शानदार लगेगा, शानदार काम कर भी रही है। बिहार में ही अगर आप देखिएगा कई सारे जो स्टेट स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी है उसका हाल जाके देखिए, ढंग से पढ़ाई नहीं होता, बोर्ड नहीं है, स्कूल में कॉलेज में जो है आपको पंखा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है।
तो राज्य को शिक्षा समवर्ती सूची के विषय ऐसे कंडीशन में राज्य और केंद्र दोनों को योगदान देना चाहिए, लेकिन आपको केंद्र योगदान देता हुआ दिखेगा लेकिन राज्य योगदान देता हुआ नहीं दिख रहा वर्तमान में। आरबीआई के अनुसार भारत के छात्र विदेश जाकर के पढ़ते हैं और 45,000 करोड़ रुपया जो हमारा प्रत्येक वर्ष विदेश चला जाता है सिर्फ एजुकेशन पे। अभी देख रहे हैं आप किस तरह से विदेश यूक्रेन में हमारे छात्र फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेडिकल जो कॉलेज है बहुत महंगा मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, इसलिए लोग विदेश जाकर के पढ़ते हैं। तो ये भी भारत के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर विदेश जाकर के मान लीजिए बच्चे पढ़ते हैं तो 45,000 करोड़ रुपया तो प्रत्येक वर्ष हमारा विदेश चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का नुकसान है। और देश में निजी संस्थान में 70% भागीदारी है, जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक नहीं दे पा रही है। सरकारी संस्थान ही विश्व स्तरीय शिक्षा दे रही है। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इंडिया में नॉर्मली आप देखिएगा कोई बच्चा जो क्लास 12 तक है वो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहेगा, लेकिन जब कॉलेज की बात आएगी तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहेगा। तो 10th तक पढ़ाई या 12th तक पढ़ाई वो करता है नॉर्मली प्राइवेट स्कूल से, और 12th के बाद जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है, पीजी होता है, वो नॉर्मली करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की अच्छी रेपुटेशन है। जितना टॉप का संस्थान भारत में है मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट संस्थान है। प्राइवेट संस्थान 70% देश में है, लेकिन प्राइवेट संस्थान का वो रेपुटेशन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है। अब देखिए सरकार के क्या प्रयास है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, प्रत्येक जिला में कम से कम एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ साझा करना हूँ, उच्च शिक्षण संस्थान को लेकर के जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रोविजन किया गया, ये बात की चर्चा किया गया है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसके लिए एक नया बॉडी की स्थापना किया जाए, एक नया रेगुलेटरी बॉडी। जिस तरह से वर्तमान में उच्च शिक्षा को लेकर के रेगुलेटरी बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यही उच्च शिक्षा को रेगुलेट करती है। इसके जगह एक नए बॉडी की स्थापना हो रही है और नया बॉडी होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यूजीसी का स्थान लेगा। ये बॉडी जब बन जाएगा देन ये यूजीसी का स्थान लेगा, और इसकी चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किया गया है। तो देखिए जब हायर एजुकेशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ये सब बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए, और उस बैकग्राउंड में एक न्यूज़ ये ऐड हो जाएगा। FATF की निगरानी सूची में रहेगा पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी कई सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मेंस पर्सपेक्टिव से भी कई सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड FATF के बारे में, उसके बाद मैं आपके साथ चर्चा करूंगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। FATF का पूरा फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। FATF की स्थापना G7 देशों की बैठक के द्वारा 1989 में हुआ था, और जब FATF की स्थापना हुआ था तब इसका एकमात्र उद्देश्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोकें। लेकिन 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है, 9/11 की घटना होती है, और उसके बाद FATF एक टारगेट और ऐड कर दिया, और वो टारगेट था कि टेरर फिनांस को रोकना। तो FATF का दो टारगेट, दो उद्देश्य, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा था टेरर फिनांस, आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है उसको रोकना। तो दो उद्देश्य बेसिकली FATF का। अभी टोटल FATF में 39 मेंबर हैं, जिसमें 37 सदस्य देश हैं, 2 क्षेत्रीय संस्थाएं हैं जिसमें एक यूरोपीय यूनियन है, एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब पॉइंट प्रीलिम्स में काफ़ी पूछा जाता है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि FATF की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो G7 के द्वारा किया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। FATF का क्या दो उद्देश्य हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। FATF में टोटल 39 मेंबर है, जिसमें 37 तो देश हैं और 2 संगठन को भी इसका मेंबर बनाया गया है।
एक संगठन है यूरोपीय कमीशन ईसी, और दूसरा है जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये सब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत 2010 से ही एफएटीएफ का सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इंडोनेशिया इसमें पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल है, और सऊदी अरब इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल था, लेकिन 2019 में सऊदी अरब को इसका सदस्य बना दिया गया। अब देखिए एफएटीएफ में दो सूची है, एक ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। दो देश, एक तो नॉर्थ कोरिया और एक ईरान, इसको ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश शामिल होता है उसका मतलब ये है कि उस पर ये प्रूफ हो चुका है कि वो आतंकवादियों को फंडिंग देता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है और आतंकवादियों को फंडिंग देता है, ये बात उस पर प्रूफ हो चुका, इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जिसमें संदेह होता है कि वो ऐसी कार्रवाई में इन्वॉल्व है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिल रहा है और जिसे टेरर फिनांसिंग को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसी एक्टिविटी में शामिल है, इसलिए उन देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब देखिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान, और ग्रे लिस्ट में शामिल है कि पाकिस्तान पे ये संदेह है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आतंकवादियों को वित्त पोषण कर रहा है, और कई सारे संगठन जो हैं पाकिस्तान में, जैसे मोहम्मद है, हाफिज सईद है, कई सारे लोग आतंकवादी वहाँ पे सरेआम घूमते हैं। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान को अगर निगरानी सूची में बरकरार रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान सदाबहार इसका मेंबर है, हमेशा शामिल होते रहा है। चिंता इस बात की, अब देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से इसको आप देखिए, ये जो कॉलम है छोटा सा, यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। इससे पहले आप देखेंगे, यूएई से पहले आप देखेंगे तो तुर्की को भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब ये जो देश शामिल हुआ, यूएई, तुर्की हो गया, रूस, कहीं कि रूस को इससे हटा रहा है। एफएटीएफ की जो 39 मेंबर है उसमें एक रूस भी था, उससे इसको रूस को एलिमिनेट कर रहा, हटा रहा। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि विश्व का एक नया गुट बन जाएगा फिर, और जो यूएई सदाबहार दोस्त रहा है अमेरिका का, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से दूर चीन की ओर झुका होगा। तो विश्व एक नए गुट में फिर से बनता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं पश्चिमी देश गलती कर रहा, अमेरिका गलती कर रहा। एक डायलॉग है एक मूवी का, मेरी कॉम का, कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही समाप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना मत डराइए कि डर ही समाप्त हो जाए, इतना मत उसको डराइए कि कहीं ना कहीं वो एक आपके अलग गुट में जाकर के शामिल हो जाए। यूएई जो हमेशा से अमेरिका का दोस्त रहा है, जो कोल्ड वॉर के समय में, शीत युद्ध के समय में अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाय हुआ करता था, वो देश कहीं न कहीं अब उसका झुकाव चीन की तरफ होगा। तुर्की का झुकाव चीन की तरफ होगा, पाकिस्तान का झुकाव तो चीन की तरफ है ही, रूस का झुकाव चीन की तरफ है ही। तो ये परिस्थिति अमेरिका के लिए भी खतरनाक कंडीशन होगी भविष्य में। बाकी देखिए, जब भी इस तरह का चर्चा है, जैसे एफएटीएफ के बारे में चर्चा यहाँ पे है, पाकिस्तान को निगरानी सूची में बरकरार रखेगा, तो एफएटीएफ का बैकग्राउंड जरूर जाकर के देखिए। नौसेना ने आईएनएस चेन्नई में ब्रह्मोस का किया सफल परीक्षण। देखिए ब्रह्मोस लगातार चर्चा में, ब्रह्मोस चर्चा में रहने का दो तीन कारण है। ब्रह्मोस चर्चा में रहने का दो तीन कारण है। एक तो कारण ये भी है कि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर डेवलप किया, और इसका आपको रीजन भी दिखेगा, ये दो नदी के नाम पे है। एक तो भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी है, रूस की मोस्कवा नदी, इस दोनों नाम को मिला दीजिए तो ये ब्रह्मोस हो जाता है, चूंकि दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। ये एक क्रूज मिसाइल है। दो मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक मिसाइल छोड़ना है और टारगेट हमारा यहाँ पे, तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से जाएगा स्लोप में और यहाँ पे जाकर के अटैक करेगा। क्रूज मिसाइल जब छूटता है, मान लीजिए क्रूज मिसाइल ऐसे छूटता है तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है, उसके बाद जाकर के अटैक करेगा। तो दोनों में बेसिक अंतर यही होता है। तो ये हमारा एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको नौसेना से एक बार फिर से प्रक्षेपित किया गया है, नौसेना से छोड़ा गया है, टारगेट को जाकर के इन्होंने हिट किया। और इम्पॉर्टेंट और चर्चा में क्यों है? इम्पॉर्टेंट और चर्चा में ये है क्योंकि हमने हाल में ही फिलीपींस को ये मिसाइल दिया, इसलिए ये चर्चा में है। और साथ ही साथ देखिए, भारत जो है रूस के अगेंस्ट नहीं गया अभी तक। अगर यूक्रेन और रूस
कि जो लड़ाई देखिएगा उसमें भारत न्यूट्रल रहने का कोशिश कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशन महासभा हो, दोनों में भारत ने वोटिंग से भारत बाहर रहा है। लेकिन रूस को भारत ने कहा है कि इस तरह से मानवता का हनन नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन पूरी तरह से रूस के अगेंस्ट भारत नहीं गया। उसका कारण है कि भारत का रूस के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। एक तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पे व्यापार का लेन देन होता है, और एक होता है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जहाँ पे हथियार का लेन देन होता है। तो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, हमारा इकोनॉमिक पार्टनर रूस भले ही ना हो, क्योंकि हमारा व्यापार रूस से बहुत कम होता है, लेकिन हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर रूस है। हम अपनी 60% हथियार के लिए रूस पर निर्भर हैं, और भारत में कई सारे सिस्टम रूस ने डेवलप किया है, उसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी है। अब देखिए ये जो न्यूज़ है, आवासीय परिसर में पौधों के लगाएं 10%, आवासीय और वाणिज्यिक स्थलों में 10% हिस्से में लगाएं पौधे। ये एक नियम सरकार लेकर आ रही है, भवन निर्माण और पर्यावरण प्रबंधन नियम 2022। इसी के तहत सरकार इस तरह की अधिसूचना जारी कर रही है। अब इसका क्या बैकग्राउंड है मैं नीचे डिस्कस करूंगा एक न्यूज़ में, कि आखिर इस तरह का काम सरकार क्यों कर रही है और किस रीजन से कर रही है। कोलोकेशन घोटालों में सवालों के जवाब नहीं दे रही है चित्रा। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक पूर्व मुख्य अधिकारी हैं चित्रा, ये जो है गोलमोल जवाब दे रही है। ये जांच एजेंसी के दायरे में, सीबीआई के दायरे में, और सीबीआई के ढंग से जवाब नहीं दे रही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। अब जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस न्यूज़ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीआई आपको लगातार चर्चा में रहती है, तो सीबीआई इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कोलोकेशन क्या होता है, ये 3 चीज़ें आपको इस न्यूज़ से समझनी चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सीबीआई का काम कैसे होता है, और साथ ही साथ कोलोकेशन क्या है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये मुंबई में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी का उपयोग करता है। निफ्टी 50 कंपनी के डाटा के आधार पे जो है अपना निफ्टी जारी करता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखिएगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जारी करता है। तो निफ्टी जो है जारी करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जारी करता है, और सेंसेक्स जारी करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोलोकेशन क्या है यहाँ पे दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। और सीबीआई के बारे में कई बार हमने चर्चा किया है, इसलिए सीबीआई पे आज हम चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, ये यूपी का लोकल न्यूज़ है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। महासमर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इलेक्शन से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो 2-3 पॉइंट आप पढ़िए। एक तो आप ये पढ़िए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, और साथ ही साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक कितनी समिति सरकार ने बनाई है। इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के जो भी समिति बनाई है उसका क्या क्या रिकमेंडेशन है, और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं। चुनाव सुधार की मांग देश में लगातार होती है। चुनाव सुधार को लेकर के एक कॉन्क्रीट नोट बना लीजिए, वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी डेली इस न्यूज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये राष्ट्रीय फलक है, ये जो पेज होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, अगर आप मान लीजिए उत्तराखंड के हैं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, पंजाब के हैं तो इसको देख लीजिएगा, लेकिन डेली इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यूक्रेन को लेकर के पूरा 2 पेज चर्चा रहता है डेली, तो पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप इग्नोर कीजिए। यूक्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट पेज हमने चर्चा किया था उतना जानिए, और उसको इग्नोर कीजिए। कोई मान लीजिए इंपॉर्टेंट घटना होगी तभी जाकर के देखिए। जैसे कल एक इंपॉर्टेंट घटना थी कि चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र था उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, और दूसरा एक परमाणु संयंत्र, नाम मैं भूल रहा हूँ, उस पर बमबारी किया गया, और बमबारी करने के बाद जो उसमें आग लग गया,
और आग लगने के बाद अगर उसके मेन संयंत्र में जाकर के आग लगता, मेन जो था वो परमाणु संयंत्र, वहाँ पे आग लग जाता, तो ऐसे कंडीशन में ऐसी तबाही होती जो यूरोप ने कभी देखी ना थी, ऐसी तबाही हो जाती। तो वो इम्पॉर्टेंट था। तो जब कोई ड्रास्टिक चेंजेस हो तब आपको पढ़ने की जरूरत है, डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन ये एडिटोरियल दिया हुआ, इसका जो भी पॉइंट है बेसिकली हमने सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस किया है, नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। रूस यूक्रेन जो है विवाद है उसको लेकर के सेपरेट वीडियो बनाया, मैंने चर्चा किया था, आप देख लीजिएगा वहाँ से। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। जो पॉलिटिकल न्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं और इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे किसके पास कितना परमाणु हथियार है इसको देख लीजिए। विश्व में सबसे अधिक परमाणु हथियार 6375 है आपको रूस के पास। अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। चीन के पास 320 है। फ्रांस के पास 290 है। ब्रिटेन के पास 215 है। पाकिस्तान के पास 160 है और भारत के पास 150। देखिए बिजनेस पेज पे हम लोग आ गए। बिजनेस पेज मेन इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी न्यूज़ें आज इसमें इम्पॉर्टेंट है और बिजनेस पेज वैसे भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए एथेनॉल उत्पादन पे जोड़, यहाँ पे दो इसका बैकग्राउंड। जब भी इस तरह का कोई काम होता है, पर्यावरण को लेकर के कोई काम होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट कहाँ से हो जाता है उसको समझने के लिए आपको 1972 में जाना पड़ेगा। 1972 में 1972 में पर्यावरण को लेकर के पहली बार चर्चा होना शुरू हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन में, और स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था। इसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता आपसे, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन को किस नाम से जाना गया है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, UNCHE। ये 1972 में हुआ था और 5 जून से लेकर के 16 जून 1972 तक हुआ था। 5 जून को ये इनिशिएट हुआ था, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी के बाद यूनेप की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है। और एकमात्र ऐसी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है यह जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीका के देशों में है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा। रियो कन्वेंशन या पृथ्वी कन्वेंशन पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो बेसिकली मुझे ये बताना है कि 1972 के बाद 1992 में रियो में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन इसे कहा जाता है या रियो सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इस सम्मेलन में 5 चीज़ें हुई थी। एक तो इस सम्मेलन में हुआ था UNFCCC की स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। UNFCCC को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो भी काम होगा वो UNFCCC के तहत होगा। जैसे COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, या COP21 जो फ्रांस में पेरिस समझौता हुआ था, वो कहीं न कहीं UNFCCC का ही सम्मेलन होता है। दूसरा हुआ था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को रोकने के लिए ये संस्था काम करती है। तीसरा है UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संस्था काम करती है। चौथा एजेंडा 21 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो भी सतत विकास लक्ष्य है, इसकी शुरुआत भी 1992 में किया गया था रियो सम्मेलन से। तो वर्तमान में जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं ये भी एजेंडा 21 का पार्ट है, और एजेंडा 21 की शुरुआत किया गया था 1992 में। और उसके बाद है लास्ट है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल में रेड REDD+ आपने सुना होगा, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, वन लगाने वगैरह का काम बेसिकली इसी से संबंधित है। तो ये 5 काम किया गया था आपको रियो में। अब देखिए 5 काम में एक संस्था था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये संस्था यूएनएफसीसी काम करती है। और यूएनएफसीसी की अगर मैं बात करूँ तो खास करके COP21 जो पेरिस समझौता जिसको हम कहते हैं, और COP26 जिसको हम ग्लासगो समिट कहते हैं, ग्लासगो समझौता कहते हैं, इन दोनों समझौता में भारत ने जो कमिटमेंट किया उसी कमिटमेंट का ये प्रतिफल है। इस तरह का जो भी काम आप देखेंगे, चाहे सोलर सेक्टर में काम देखें आप, चाहे आप देखें कि भारत में जो मान लीजिए ग्रीन कॉरिडोर स्थापित हो रहा है उसको देखिए आप, चाहे आप देखिए कि भारत में किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ावा मिल रहा है। तो यानी जो ग्रीन सेक्टर में भारत जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी पेरिस समझौता की प्रतिबद्धता है। पेरिस समझौता में जो हमने कमिटमेंट किया था, हमने जो वादा किया था, और ग्लासगो में जो हमने वादा किया था उसी वादा का ये प्रतिफल है। तो एक तो ये हो गया बैकग्राउंड। दूसरा बैकग्राउंड ये है कि हम राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में आया था सरकार, ओके, राष्ट्रीय जैव नीति नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आया था 2018 में। और ये आवश्यक क्यों था, ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि हम पेट्रोल मंगाते हैं विदेश से, और पेट्रोल हम विदेश से मंगाते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारी अच्छी खासी डॉलर हमारा खर्च हो जाता है पेट्रोल मंगाने में। तो इसलिए सरकार 2018 में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लाई कि हम पेट्रोल के जगह पे एथेनॉल का उत्पादन शुरू करेंगे, और धीरे धीरे पेट्रोल को हम इथेनॉल से रिप्लेस करते जाएंगे। सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया था कि 10% एथेनॉल हम 2022 में पेट्रोल में मिला करके बेचेंगे 2022 तक, और 20% एथेनॉल 2030 तक हम पेट्रोल में मिला करके बेचेंगे। तो मान लीजिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल है तो 20% पेट्रोल को हम कम आयात करेंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम जो है पेट्रोल को एथेनॉल से रिप्लेस कर देंगे। चूँकि दोनों की एफिशिएंसी समान है, जहाँ पेट्रोलियम में पदार्थ में आपको अधिक क्लाइमेट चेंज को अधिक प्रभाव होता है या क्लाइमेट चेंज को अधिक प्रभावित करती है, वहीं पे एथेनॉल आपके पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। अब ये टारगेट जो है 2025 कर दिया गया है, 2025 तक ही हम 20% एथेनॉल मिला लेंगे। और न्यूज़ चर्चा में क्यों है, अब देखिए, अब न्यूज़ पे लौटता हूँ। न्यूज़ चर्चा में इसलिए है कि जिस तरह से मान लीजिए वर्तमान में रूस यूक्रेन वार चल रहा है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे है, और क्रूड ऑयल के दाम महंगा हो रहा है। दाम अगर क्रूड ऑयल का महंगा हो रहा है तो भारत में जो मंगाता है क्रूड ऑयल, भारत में महंगा मिलेगा। तो भारत में महंगा मिलेगा, इसलिए अभी तत्काल हमें आवश्यकता है कि हम इथेनॉल का उत्पादन बढ़ावा दें। हमें महंगा पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, हम इथेनॉल को बढ़ावा देकर के पेट्रोल में मिला करके उसको बेच सकते हैं, ताकि भारत के लोगों को आसानी से और कम दाम में पेट्रोल मिलना शुरू हो जाए या इथेनॉल मिलना शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही आवश्यक कदम है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कारोबार का अध्ययन, देखिए इसका बैकग्राउंड ये है, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस पर, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्या है। दक्षिण एशिया में हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाई और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हमारा बांग्लादेश है। तो भारत बांग्लादेश जो भी संबंध है, सकारात्मक संबंध हो नकारात्मक संबंध हो, उसके बारे में कॉन्क्रीट नोट होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। गेहूं निर्यात 70 लाख टन रहने का अनुमान। अब देखिए, गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादक है रूस और यूक्रेन, दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। तो भारत को यहाँ पे फायदा ये हो रहा है कि भारत को गेहूं निर्यात का अच्छा खासा भारत को ऑर्डर मिल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो वार हो रहा है उस वार का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर किसी भी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव को आपको जानना चाहिए। कोरोना का नेगेटिव इम्पैक्ट था तो कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। तो इसी तरह से वार जो होता है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप इसको ले सकते हैं। अगर रूस और यूक्रेन मान लीजिए अभी के समय में गेहूं निर्यात करने में सक्षम नहीं है, वार में इन्वॉल्व है, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्डर किसको मिलेगा? तो ऑर्डर मिलेगा इंडिया को। इंडिया के जो किसान है इसको फायदा होगा इससे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अक्सर इसको छोड़ सकते हैं आप लोग।
जागरण नेटवर्क में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कभी कभी आती है, लेकिन आज मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ। उत्तराखंड के अगर आप हैं तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सौर ऊर्जा से रोशन हुआ जम्मू स्टेडियम, देखिए सौर को लेकर के अभी मैंने काफ़ी चर्चा किया है कि सोलर सेक्टर को लेकर के भारत क्यों काम कर रहा है, या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के भारत क्यों काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी को लेकर के भारत काम क्यों कर रहा है, एक डिटेल से चर्चा मैंने किया है। और जाकर के हमारा एक रियो कन्वेंशन में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। देश में 5G तकनीक को उड़ान देगा अत्याधुनिक ड्रोन। देखिए एक चर्चा लगातार होती है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, और चौथी औद्योगिक क्रांति का फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसको ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है। चौथी औद्योगिक क्रांति यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका कई सारा पार्ट है। 5G टेक्नोलॉजी इसी का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी का पार्ट है, रोबोटिक्स इसी का पार्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसी का पार्ट है, मशीन लर्निंग इसी का पार्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी AR इसी का पार्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी का पार्ट है। तो इसके कई सारे पार्ट हैं और हर एक पार्ट पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए एक सेपरेट वीडियो, एक नोट्स बनाइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और उसमें जितना भी मैंने चर्चा किया उसमें हर एक पार्ट को देखिएगा आप लोग। चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसको लेकर के लगातार प्रयासरत है। सरकार प्रयास कर रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं, देश प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इतना ही न्यूज़ था। मैं कोशिश किया मैंने कि आज आपके साथ चर्चा किया जाए और डिटेल से चर्चा किया जाए, चूँकि कई सारे नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे जुड़े हैं, तो एक डिटेल चर्चा किया जाए कि आखिर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से किसी न्यूज़ को कोरिलेट करें, न्यूज़ को किस तरह से अपने सिलेबस से कोरिलेट करें। एक सेपरेट वीडियो मैंने ये भी बनाया था कि दैनिक जागरण का नोट कैसे बनाया, उसको भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके एग्जाम में आपकी सहयोगी होगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।